हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी से चल रही होगी। तो अब आपको स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि अब कम टाइम रह गया है आपकी एग्जामिनेशन को। तो आई होप आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे। तो आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं एमसीक्यूज़ एंड वन मार्क क्वेश्चन सेशन ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि आपकी जो साइंस बुक है उसका जो केमिस्ट्री का पार्ट है उस का एक चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें से अगर आपने पेपर एनालाइज किया होगा तो इसमें से एमसीक्यूज़ और वन मार्क क्वेश्चन ही आते हैं। तो क्वेश्चन करने याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको इसमें थोड़ा कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना चाहिए। कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, बाकी उतना ज़्यादा मसला नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा ताकि जो मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन होगी वो भी आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सारे पॉइंट्स मैंने एनसीईआरटी बुक से निकाले। ठीक है, एट प्रेजेंट 180 एलिमेंट्स आर नोन, ओनली 94 आर नेचुरली ऑकरिंग। तो हमारे पास जो प्रेजेंटली जो एलिमेंट्स है वो 118 है और 94 उसमें नेचुरली ऑकरिंग है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट हम देखने वाले हैं, ये जो मतलब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो मतलब साइंटिस्ट ने शुरू की थी, उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो डॉबलिन का नाम आता है। तो उसने क्या बताया, उसने बताया कि जो अगर हम थ्री एलिमेंट्स को लेते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, तो उसने बताया जो मिडल वाला एलिमेंट होता है, मिडल वाला एलिमेंट उसका जो एटॉमिक मास होता है वो उन फर्स्ट और थर्ड वाले एटॉमिक मास का जो एवरेज होता है उसके बराबर होता है। तो उसका बेसिस था ऑन द एटॉमिक मास। तो लेकिन उसका जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था वो मतलब चल नहीं पाया क्योंकि उसने खाली थ्री ट्राइड्स को ही आइडेंटिफाई कर, वो खाली थ्री ट्राइड्स को क्लासिफाई कर पाया। कौन कौन सी? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस तरह से जो डॉबरिनर्स ट्राइड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो चल नहीं पाया। ठीक है, तो इसके बाद आया न्यूलैंड। न्यूलैंड ने भी कोशिश की इसी बेसिस पे, एटॉमिक मास के बेसिस पे ही उसने भी कोशिश की एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की। तो उसने क्या बताया, उसने बताया कि न्यूलैंड ने क्या बताया, न्यूलैंड ने बताया न्यूलैंड आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक। तो एटॉमिक मास पे ही उसने भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की। न्यूलैंड फाउंड दैट एवरी एट्थ एलिमेंट हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट। उसने क्या बताया, जो एवरी एट्थ एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी रिपीट करते हैं टू दैट ऑफ द फर्स्ट, टू दैट ऑफ द फर्स्ट। तो आपने वो सुना ही होगा कि लॉ ऑफ ऑक्टेवियस इसी का है, न्यूलैंड का है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवियस। उसने क्यों बताया इसको लॉ ऑफ ऑक्टेवियस क्यों बताया जाता है, क्योंकि ये जो इसका जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है वो कंपेयर किया जाता है ऑक्टेव्स जो होते हैं, ये म्यूजिक में जो नोट्स पाए जाते हैं, सारे गामा पादा निसा। तो सा फिर एट्थ वाला फिर फर्स्ट वाला, ये रिपीट करते हैं, सा फर्स्ट और एट्थ पे आ जाता है। तो इसी तरह इसने बोला कि फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं। ठीक है, और ये भी चल नहीं पाया क्योंकि इसने इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशन थी इसके? ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। तो ये कैल्शियम तक ही चल पाया। ठीक है, और उसने क्या बताया कि खाली 56 एलिमेंट्स ही होंगे एग्जिस्ट नेचर करे। उसने बताया कि अब इसके बाद कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं किया जाएगा और बताया कि खाली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं इन नेचर। और उसने अनलाइक एलिमेंट्स को अपनी ट्राइड को फिक्स करने के लिए उसने अनलाइक एलिमेंट्स को साथ में ही रखा। ठीक है, फिर उसके बाद आया मेंडलीव। मेंडलीव को बहुत ही क्रेडिट दिया जाता है, जो इसकी क्लासिफिकेशन थी ये मतलब मतलब इसको नींव बोला जाता है मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो मैं मेन क्रेडिट इसका इसका ही मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफिक एलिमेंट्स गोज टू मेंडलीव। मेंडलीव का ही को ही ज़्यादा क्रेडिट जाता है क्लासिफाइंग एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू अर्ली डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल को अर्ली डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल अगर हम देखेंगे तो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर यही था। ठीक है, Mendeleev arranged elements on the basis of their fundamental property, the atomic mass, and on the similarity of chemical properties. तो जो इसका भी जो पीरियोडिक टेबल था वो भी एटॉमिक मास पे ही बेस्ड था। उसने बताया कि ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है एटॉमिक मास, जो कि फिर इसके मतलब जो पीरियोडिक टेबल उसका मेन लिमिटेशन फिर यही बनी क्योंकि इसने फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास ही बताई थी। और उसने क्या बताया कि केमिकल प्रॉपर्टीज़, और उसने इस पे भी मतलब उसने एलिमेंट्स के सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की सिमिलैरिटीज़ को भी देखा। फिर उस पे भी उसने उस बेसिस पे भी उसने क्या किया, उसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। ठीक है, उसके वक्त 63 एलिमेंट्स नून थे। ठीक है, among chemical properties Mendeleev
कंसनट्रेटेड ऑन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स विद हाइड्रोजन। तो उसने कंसनट्रेट किया किस बात पे कि एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ किस तरह से किस तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, ठीक है। उसने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को क्यों चूज़ किया, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ये वेरी रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही रिएक्टिव होता है, और ये ऑलमोस्ट हर किसी एलिमेंट के साथ कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। Mendeleev's periodic table contains vertical columns called groups and horizontal rows called periods। जो मेंडलीव का पीरियड टेबल था उसमें वर्टिकल कॉलम्स थे जिनको हम ग्रुप्स बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल रोज जिनको हम पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे मेंडलीव का जो पीरियड टेबल है उसकी क्या अचीवमेंट्स रही। मेंडलीव ने क्या किया, ही लेफ्ट द गैप्स फॉर सम एलिमेंट्स दैट हैड टू बी डिस्कवर्ड, एग्जांपल इका अल्युमिनियम लेटर डिस्कवर्ड। तो उसने कुछ गैप्स रखे अपने पीरियड टेबल में। उसने मतलब ये नहीं सोचा कि मतलब लोग मुझे बताएंगे आपने ये गैप्स क्यों रखी। उसने मतलब इस तरह से बोला कि फ्यूचर एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाएंगे, तो उसने वहाँ उसको बोला इका अल्युमिनियम, यानी कि फिर उसको क्या बताया गया, गैलियम जब डिस्कवर्ड हुआ तो उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर टू दैट ऑफ इका अल्युमिनियम थी, ठीक है। When noble gases were discovered, they could be placed in a new group without disturbance। तो जब नोबल गैसेस को डिस्कवर किया गया तो उन्होंने उसके जो पीरियड टेबल है उसको डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि उनके लिए एक अलग सा ग्रुप बनाया गया, ठीक है। ये इसकी अचीवमेंट्स बाय बोली जाती है। तो लिमिटेशन क्या था, लिमिटेशन था कि ये हाइड्रोजन की प्लेस नहीं दे पाया अपने पीरियड टेबल में। दूसरा कि जब आइसोटोपस को डिस्कवर किया गया तो वो भी वायलेट कर रहे थे इसके पीरियड टेबल को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, अगर हम मेनली उस पीरियडिक लॉ देखेंगे, इसका पीरियडिक लॉ क्या है, इट स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो ये जो ये स्टेटमेंट हम इस तरह से इसकी मीनिंग बता सकते हैं कि इसने क्या बताया कि जब एलिमेंट्स का जो जैसे जैसे इंक्रीज एटॉमिक मास हो जाता है, तो विद इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो विद एट इंटरवल जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी क्या वो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो मैच हो जाती है। इंटरवल्स पे एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है फिजिकल एंड केमिकल वो सेम रहती है। तो इसने यही बताया, एटॉमिक मास को ही इसने फंडामेंटल प्रॉपर्टी बताया, जो कि फिर इसकी लिमिटेशन बन गई इन मॉडर्न पीरियड टेबल, ठीक है। अगर हम मॉडर्न पीरियड टेबल की बात करते हैं, इन 1913 हेनरी मोज़ले शोड दैट एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। तो इसने बताया, हेनरी मोज़ले ने बताया कि जो एटॉमिक नंबर होता है ये सबसे ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है देन एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक नंबर ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है देन एटॉमिक मास, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियड टेबल को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो हम इस तरह से करते थे, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। तो इसने बताया कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है एलिमेंट्स का, तो एट इंटरवल्स वो प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, प्रॉपर्टीज सेम आने लगती है, फिजिकल एंड केमिकल, ठीक है। तो ये था। हाँ, इसके बाद हम देखेंगे एटॉमिक नंबर गिव्स अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या देता है हमें, कि न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, वही एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट कुड बी मेड विद मोर प्रिसिशन व्हेन एलिमेंट। तो ये बहुत आसान हो गया है कि मतलब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट करना ऑन द बेस ऑफ जब हमने एटॉमिक नंबर लिया, ठीक है। मॉडर्न पीरियड टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। जो मॉडर्न पीरियड टेबल है उसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स है जिनको हम वर्टिकल कॉलम्स है जिनको हम बोलते हैं ग्रुप्स, एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिनको हम पीरियड्स बोलते हैं। अगर हम ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं तो वो अल्कली मेटल्स है। ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 17 हैलोजन्स उनको बोलते हैं। ग्रुप 18 को हम बोलते हैं नोबल गैसेस, ठीक है। इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ शेल डिपेंड्स ऑन द फार्मूला। शेल्स क्या होते हैं, ये मतलब स्पेस जो अराउंड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स होती है, तो उनको हम शेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो KLMN होते हैं हमारे शेल्स। तो एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हम अकोमोडेट कर सकते हैं वो इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं, 2n²। n क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स। के शेल में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। L में 8, M में 18। ये इस फार्मूला के हिसाब से जब 1 आप लेते हो तो ये 2 बन जाता है, 2 बन जाता है, 2 2 4 2 2 8, 3 3 9 2 18, ठीक है।
अगर हम फर्स्ट पीरियड में देखेंगे, फर्स्ट पीरियड में आपने अगर देखा होगा मॉडर्न पीरियड टेबल, तो 2 ही एलिमेंट्स होते हैं उसमें। सेकंड पीरियड में सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में कितने होते हैं? 8 एलिमेंट्स। फोर्थ पीरियड में अगर हम देखेंगे 18, फिफ्थ में 18, 60th में, सिक्स्थ में 32 और सेवंथ में 32 पीरियड्स, ठीक है? इसके बाद अगर हम ट्रेंड्स देखेंगे, ट्रेंड्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ट्रेंड्स। तो मैंने जो गेस्ट पेपर बनाया था उसमें मैंने ऑलरेडी इसको कवर किया है, वैलेंसी को, एटॉमिक साइज को, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक को मैंने ऑलरेडी वहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है? तो एक और पॉइंट हम देखेंगे, द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड बिकॉज द इफेक्टिव न्यूक्लियर। तो अगर हम देखेंगे जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, यानी कि जब हम लेफ्ट टू राइट ऑफ द पीरियड टेबल जाते हैं, तो हम देखते हैं जो एलिमेंट्स की टेंडेंसी होती है टू लूज द इलेक्ट्रॉन, वो डिक्रीज हो जाते हैं। क्यों? अगर आप देखोगे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है। जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो उतना क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स की जो टेंडेंसी है लूज इलेक्ट्रॉन करने की वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है? अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे हैं, द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज डाउन द ग्रुप क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जितने इंक्रीज हो जाएंगे तो न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस कम रह जाएगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरफ, तो वो आराम से निकल जाएगा, ठीक है? मेटल्स टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल फॉर्मिंग बॉन्ड देयरफॉर देयर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो मेटल्स होते हैं वो आराम से अपना इलेक्ट्रॉन देने की, मतलब आराम से देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, और दैट इज व्हाई दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसलिए वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो केटायंस बनाते हैं, ठीक है? नॉन मेटल्स टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल फॉर्मिंग बॉन्ड्स, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गेन इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, ठीक है? तो उनको इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं, ठीक है? आप क्या कीजिएगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा इन ये जो मैंने यहाँ पे दिए हैं इनको आप एज पर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडी करना, इनको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडी, ठीक है? साइंस की जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी, उसमें आप क्वेश्चन नंबर 3 और 5 को प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? तो इसमें से इतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। इन पॉइंट्स को आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। और आज शाम को मैं हिस्ट्री का जो जे के वाला चैप्टर है, तो आज हम वही डिस्कस करने मैं वो वीडियो आज इस पे दूसरा वीडियो इस पे अपलोड करूँगा, ठीक है? आज शाम को। तो वो एसएसटी का वो इम्पोर्टेंट है, उसमें 3 मार्क्स आते हैं, तो वो आप देखिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।